ओके, तो बेसिकली जो अपना टॉपिक है वो है इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मेन रोल क्या होता है इन्वर्टर का वैसे तो? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं घर के एसी के होते हैं, इसलिए जो भी सोलर पैनल से आउटपुट मिल रहा है डीसी उसको एसी में चेंज करते हैं ताकि जितने भी हमारे घर में इक्विपमेंट लगे मतलब अप्लायंसेस उसको चला सकें, प्रॉपर रन करा सकें। ठीक, बिल्कुल सही। जैसे क्योंकि देखो भाई जो सोलर पैनल से हम लोग बात कर रहे हैं, जो जनरेशन हो रहा है पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें डीसी मिल रहा है। ठीक है, डीसी मिलने के अलावा उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि सिस्टम किस टाइप का है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, या ग्रिड या हाइब्रिड है। ठीक है, तीन तरह के हम लोग ने पढ़े हैं। तो अब जैसे अकॉर्डिंग टू दिस इसकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन यूजेस एप्स एसी अप्लायंसेस। ज्यादातर एप्लीकेशंस होते हैं अप्लायंसेस जो कि एसी पे बेस्ड है। पीवी मॉड्यूल प्रोड्यूस डीसी। ठीक है, तो जो पीवी मॉड्यूल है वो डीसी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो स्टैंड अलोन से क्या मतलब है? ऑफ ग्रिड। स्टैंड अलोन का मतलब होता है ऑफ ग्रिड। ठीक है, स्टैंड मतलब जिसके साथ में बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर इन अ बैटरी इन द फॉर्म ऑफ डीसी पावर। अब जो उसके अंदर एनर्जी जो है फोटोवोल्टिक एनर्जी है, पीवी, हम लोग पीवी को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक। इसलिए पीवी का शॉर्ट फॉर्म है फोटोवोल्टिक सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, जो उससे एनर्जी आ रही है वो बैटरी में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डीसी। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीसी पावर टू एसी इज रिक्वायर्ड बिफोर। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, रनिंग अप्लायंसेस को चलाने से पहले, इसीलिए लिखा हुआ है डीसी पावर को एसी में चेंज करना पड़ेगा। समझ गए ना? अच्छे से समझा ले जाएंगे इस सबको। ठीक है, इसलिए हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। द ट्रांजिशंस ऑफ डीसी पावर टू एसी पावर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग कॉल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर या डीसी टू एसी कन्वर्टर, और इन्वर्टर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब डीसी इनपुट एग्जांपल के लिए डीसी जो इनपुट आ रहा है वो हमारे इन्वर्टर में जाएगा पहले, इन्वर्टर से हमारे आउटपुट पे जाएगा। ठीक, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एसी मिलेगा प्रॉपर। ठीक, अब बात आते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसमें पॉइंट क्या कवर करना है, कन्वर्टिंग द डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी। एक तो मेन फंक्शंस क्या क्या इसके हैं, फंक्शन इसके ये है कि कन्वर्टिंग डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वेव जो है, वेव शेपिंग ऑफ द प्रोड्यूस एसी, मतलब जो वेव बन रही है, एक्चुअली जो डीसी होती है वो स्मूथ मिलती है, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, और एसी जो होती है वो सोलोसाइडल वेव होती है। तो ये नहीं कि देखो प्रॉपर सिग्नल भी मिलना जरूरी है। देखो जो लोकल इन्वर्टर्स होते हैं उसमें लोकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, हमें देंगे एसी लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगी, नॉइज होगी, डिस्टॉर्शन होंगे, उसमें हार्मोनिक्स होंगे, लॉसेस होंगे, उससे हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वी यूजिंग स्टैंडर्ड मतलब इन्वर्टर यूज करते हैं। कंपनी के इसलिए कहते हैं टाटा यूज करेंगे, हम अडानी यूज करेंगे, है ना, ल्यूमिनस यूज करेंगे। तो ये क्या है, प्रॉपर यूज करेंगे, मतलब कंपनी का यूज करेंगे, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे आया। उसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ वैल्यू, इफेक्टिवनेस एंड प्रोड्यूस वोल्टेज, मतलब जो वैल्यूज आ रही है उसको रेगुलेट भी कर रहा है साथ में, कि कितने पे कट ऑफ करना है या कितने पे ओवर चार्जिंग को कट ऑफ बंद करना है, या जो हमारा अप्लायंस कनेक्ट है उसको हटाना है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आपको ये भी कवर करेगा। इन्वर्टर ऑफ द पीवी एप्लीकेशन। अब पीवी एप्लीकेशन में इन्वर्टर की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है ये देख लिया जाए। इन्वर्टर ऑपरेट इन सोलर पीवी सिस्टम में कांस्टेंट नियर मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। अब हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं, जो कि कितना है, 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के जाते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी होती है मतलब उसको चेंज करने में, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, क्योंकि जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक तरह से मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलता है। एक तरह से मॉड्यूलेटेड मतलब समझ रहे ना, मतलब हमारे अकॉर्डिंग मिलता है आउटपुट, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। बिकॉज ऑफ द स्विचिंग मॉड्यूल जैसे सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उसके लिए।
ठीक है। लो पावर इन्वर्टर जैसे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं मॉसफेट या बीजेटी यूज करते हैं। ये सब आप लोग ये कोर इलेक्ट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का कोर है ये आप लोग का, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें जो होता है जैसे लो वोल्टेज इन्वर्टर, जो थोड़े इन्वर्टर छोटे इन्वर्टर्स होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, बैठो, उसमें हम लोग यूज करते हैं मॉसफेट, ठीक है, और बीजेटी यूज करते हैं। वेयर एज थारिस्टर आर यूटिलाइज और हाई इन्वर्टर्स जिनकी रेंज हाई होती है, जो इन्वर्टर हैवी लोड्स होते हैं, मतलब हैवी मतलब ज्यादा केवीए के होते हैं, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, थारिस्टर यूज करते हैं, एससीआर यूज करते हैं। एससीआर का नाम सुना होगा आप लोग ने, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये भी क्या होती है, स्विचिंग डिवाइस होती है। इनको सबको क्या कहते हैं, स्विचिंग। जितना भी मैंने अभी नाम आपके सामने लिए हैं, मॉसफेट का नाम लिया है, बीजेटी का नाम लिया है, थारिस्टर का नाम लिया, आईजीबीटी का, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिले भी क्या है, स्विचिंग डिवाइस है, लेकिन उसका जो स्विचिंग टाइम होता है वो कम होता है, बहुत ही जल्दी कम होता है। आपको मतलब सेकंड्स में, मतलब सेकंड्स में लगता है, थोड़ा सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है स्विच होने में। तो इसका है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तक के जाता है। फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस कहलाते हैं जितने भी यहाँ पे आएगी, ये नाम लिखे हुए आपको, मॉसफेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, है ना। हाई पावर के लिए अगर यूज करना है तो थारिस्टर यूज करते हैं। इफ रन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज तक अगर आपको फ्रीक्वेंसी ले जाना है, उस केस में आप आईजीबीटी यूज करते हैं। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी का नाम आप लोग ने सुना होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट है ये, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेसिकली पार्ट है ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कितने तरह के इन्वर्टर्स होते हैं। देखिए इन्वर्टर के बारे में मैंने बताया ही है। क्यों अभिषेक इन्वर्टर के बारे में समझ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या रोल है इन्वर्टर का। इन्वर्टर सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कंपोनेंट है, पार्ट है उसका, ठीक है। क्योंकि क्या होता है घरों में जितना भी, हम फिर से एक बार मोटी मोटी बात बता दे रहे हैं आपको, जितना भी घर में अप्लायंसेस होते हैं वो सब एसी अप्लायंसेस हैं, इसलिए हम डायरेक्ट सोलर से उसको नहीं चला सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज इन्वर्टर, जो कि डीसी को एसी में चेंज करता है। अब उसके टाइप्स ही हैं, एक सिंपल सी भाषा में आपको मैंने ये बताई, ये इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स में क्या आती है, स्टैंड अलोन हो गया इन्वर्टर, स्टैंड अलोन हो गया। इसके बाद आता है ग्रिड टाई। अच्छा, अब स्टैंड अलोन को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज करते हैं स्टैंड अलोन इन्वर्टर। कहाँ यूज करते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड टाई इन्वर्टर हो गया, जो कि हम लोग मतलब जो ग्रिड होते हैं, ऑन ग्रिड होते हैं, उसमें काम करते हैं। और बैटरी बैकअप ग्रिड टाई, दोनों मतलब हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें दोनों चीजें होती है, ग्रिड भी होती है और बैटरी भी होती है, उसको कहते हैं हाइब्रिड। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एकदम चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो चीज है, अब आप यहाँ खुद देख रहे होगे, स्टैंड अलोन के साथ इसने एक वर्ड लिख दिया है ऑफ ग्रिड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होते हैं जहां पे हम लोग मतलब बैटरी यूज करते हैं, जो मतलब स्टैंड अलोन सिस्टम, देयर इज नो बैकअप ऑफ पावर एनर्जी स्टोरेज। स्टोरेज का कोई सिस्टम मतलब क्या होता है, बैकअप स्टोर करने का। बेसिकली एक मिनट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर, आगे पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर बैटरी बैकअप, हाँ आगे ना, बैटरी बैकअप के बाद टू सप्लाई द पावर ऑफ द लोड इन केस ऑफ नो सनशाइन आर। ये लाइन वाली, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि देयर इज नो बैकअप ऑफ पावर ऑफ एनर्जी स्टोरेज, देयर इज नो बैकअप ऑफ पावर एनर्जी स्टोरेज। इस लाइन स्टैंड अलोन सिस्टम में तो बैकअप की जरूरत पड़ती है पावर स्टोर करने में। ये लाइन तो मुझे नहीं समझ में आई, फिलहाल ये लाइन आपको पूरा समझ में आ रहा है। वही चीज ये कह रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाली लाइन ये कह रही है, जब सनशाइन आर मतलब नहीं होता, नॉन सनशाइन मतलब जब धूप खत्म हो जाती है, उस केस में जब हमें लोड चलाना होता है तो हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे। किससे लेंगे, बैटरी से, जो कि इन्वर्टर हमें देगा।
अब स्टैंडअलोन इन्वर्टर कॉल्ड बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ अटैचमेंट टू द सोलर पैनल, डीसी रिसीव फ्रॉम द बैटरी। इसमें आप सोलर पैनल नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो बैटरी जो डीसी ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? बैटरी से ले रहा है। ठीक है, इन्वर्टर कहाँ से ले रहा है पावर? बैटरी से ले रहा है। ठीक है, तो सोलर पीवी अरे यूज टू चार्ज द बैटरी। अब ये क्या करता है? सोलर पीवी अरे क्या करता है? उसको चार्ज करता है बैटरी को। लेकिन बैटरी से पावर कौन लेता है? इन्वर्टर कन्वर्ट करके हमें एसी देता है। लेकिन हमें बैटरी को भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। बिना चार्ज के एक बैटरी की क्षमता होती है 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। बैटरी से कितना पावर लोगे? जितना होगा उसके अंदर उतना ही तो पावर लोगे, उससे ज्यादा तो पावर नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो हमें उसके लिए बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा। तो ये बात इसीलिए यहाँ पे हो रही है कि बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पीवी और पीवी। ठीक है, मतलब सोलर से। और जिन घरों में सोलर पैनल नहीं लगे होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर्स लगे होते हैं, तो वहां से कैसे चार्ज होती है बैटरी? जो ग्रिड से लाइन बैटरी को वहां भी चार्ज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बैटरी का पावर कहां से लेती है? जो पोल से सप्लाई आ रही है। दैट्स फाइनल। ठीक है, क्लियर है? Some standalone inverters are coupled with the battery charger, refill the battery। और standalone inverters जो होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज इसमें और देखो आ रहा है, since the standalone inverters are detached from the utility grid। क्या लिख के आया? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जबकि स्टैंड अलोन यानी ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर होते हैं, बात समझ में आ रही? हिंदी में बोल रहा हूँ एकदम क्लियर शुद्ध हिंदी में। जो मतलब ऑफ ग्रिड सिस्टम होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, वो डिटैच होते हैं। डिटैच का मतलब कनेक्ट नहीं होते हैं। डिटैच मतलब अटैच नहीं है। किससे अटैच नहीं है? यूटिलिटी ऑफ ग्रिड, मतलब पोल से कनेक्ट नहीं है। तो उसमें दे डू नॉट नीड एंटी आइसलैंडिंग सेफ्टी, है ना। ये चीज मैंने क्लियर की थी उस दिन वीडियो में, दिखा के भी आपको और बता के भी। तो एंटी आइलैंडिंग जो फीचर है, सेफ्टी है, इसका क्या मतलब है ये भी फिर बता देते हैं। बताओ जरा सर। ये जो पोल से मतलब पोल पे जैसे ग्रिड पे जहाँ से सप्लाई आती है, अगर वो बंद हो जाए, वहाँ से बंद करके जब काम करते हैं, तो यहाँ से जो लोग पैनल लगाए वहाँ जो सप्लाई यहाँ से जाने लगती है ना, ऐसे ऐसे मतलब वो कंपनी बनाती, वो ऐसा बनाती सोलर को कि वो जैसे वहाँ सप्लाई नहीं होती तो ये भी बंद हो जाए, ताकि वो रिवर्स ना जाए। देखो अभी क्या देखा जाए, हम अगर सब कुछ हटा दे, नॉर्मल एक बात करें, अगर नॉर्मल अगर मान लो कुछ खंबे पे चढ़ के लाइनमैन को कुछ करना होता है तो क्या कराता है? सबसे पहले वो सपोज नया कनेक्शन ही देना उसको। नया कनेक्शन आता है, लेता है कोई बंदा, तो उसको कनेक्शन जोड़ने के लिए तार को जोड़ना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? पोल पे चढ़ेगा। तो पोल पे ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ जाएगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर पोल की वो लाइट ऑफ कराएगा कि भाई तुरंत ऑफ कर दीजिए, चढ़ जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या है कि इधर से सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई खाली एक तरफ से आ रही है, ग्रिड से आ रही है, तो एक तरफ की सप्लाई बंद हो गई है, घर से तो सप्लाई जा नहीं रही है, तो वन वे रहता है ना। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पोल वाले ने क्या किया, लाइनमैन ने क्या किया, सप्लाई बंद करवाया ग्रिड से और चढ़ गया ऊपर, और उसने तार वार जोड़ के नीचे उतर आया, फिर से खुलवा दिया। ये नॉर्मल होता है। लेकिन ये एंटी आइलैंडिंग जो फीचर होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब दो तरफ से सप्लाई आ रही होती है, तो अगर इधर की सप्लाई बंद हुई है ग्रिड की, तो ये वाली सप्लाई जो सोलर वाली, ये अपने आप बंद हो जाए, ताकि पोल पे जो पोल बीच में, हमारे पोल बीच में लगा हुआ है, ना इधर से सप्लाई आए ना इधर से सप्लाई आए। ये सेफ्टी दी जाती है, क्योंकि मान ली सपोज उसने, इसीलिए उसने कहा कि इसमें जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड, ग्रिड में नहीं जरूरत, भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है, वो पूरा बैटरी से चल रहा है, पोल की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे, इसलिए हमें वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आगे जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, तो देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह इसका फीचर यहाँ डायग्राम ये बना हुआ है। ये हमारे सोलर पैनल लगे हैं। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? बैटरी को चार्जिंग करवाता है, पर्टिकुलर वोल्टेज तक के चार्ज करता है। ठीक है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। चार्ज कंट्रोलर कितने तरह के होते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है,
और MPPT होता है, ये सब याद रखिएगा। बूस्ट और वो हाँ, बूस्ट उसमें यूज होता है MPPT के अंदर, पावर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में। और नॉर्मल जो होता है वो मतलब जो नॉर्मल होता है वो पल्स में मॉड्यूलेशन होता है, ये सब आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इन्वर्टर का काम खाली इतना होता है, जो डीसी मिल रही है उसको, उस डीसी को एसी में चेंज करना, प्योर एसी में चेंज करना, लेकिन मतलब एकदम क्लियर एसी में, बिना किसी डिस्टॉर्शन के प्योर एसी में, प्रॉपर एसी में मिलनी चाहिए, जिससे हमारे अप्लायंसेस प्रॉपरली रन कर सके। और इसमें बैटरी लगी हुई है, इसलिए हमने इसको ऑफ ग्रिड मतलब स्टैंड अलोन इन्वर्टर बोला है कि जिस तरह का सिस्टम होगा उस तरह के इसमें अप्लायंसेस यूज होंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसके लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज करेंगे, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो उसके लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज करेंगे। सीधा सा फंडा ये है। अब जैसे ग्रिड टाई है, टाई का मतलब होता है किसी से टाई अप होना, किसी से जुड़ा होना, किसी से मेल होना, उसको कहते हैं टाई। जैसे मेरा इस कंपनी से टाई अप है तो हमारा उसका कम्युनिकेशन है एक, तो ये हो गया ग्रिड टाई इन्वर्टर। तो दीज इन्वर्टर्स आर कनेक्टेड टू द ग्रिड। इस तरह के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। दे डू नॉट हैव बैटरी बैकअप, उनको बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आई? बताओ जरा अभिषेक, आप बताइए क्या समझ में आई? इतनी देर में मैंने आपको क्या बताया? कितने तरह के इन्वर्टर का, अब आप ये बताओ सबसे पहले इन्वर्टर का क्या काम होता है? इन्वर्टर का काम सर डीसी को एसी में प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। डीसी को एसी में चेंज करता है, ठीक। कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर? ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर। यू कैन से हाइब्रिड इन्वर्टर, ठीक। नाम अलग अलग दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ग्रिड टाई इन्वर्टर है कि नहीं, जबकि इसको हम लोग ऑन ग्रिड भी कहते हैं। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर का नाम इन्होंने दे दिया है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। तो दे हैव स्पेशल सर्किटरी टू मैच इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी विद द ग्रिड। अच्छा, इसके अंदर ये फीचर होता है, जो फ्रीक्वेंसी ग्रिड से आ रही है वही फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। अब बात समझ में आ गई? हाँ, मेंटेन करके रखता है कि नहीं, उसकी कम इसकी ज्यादा, ये 30 ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं करता। अगर वो 50 दे रहा है तो ये भी 50 देगा, बनाएगा मतलब। ठीक है, क्लियर है ये बात? यही फ्रीक्वेंसी की बात उसने इसलिए उठाई यहाँ पे। और ग्रिड इज यूज्ड एज अ बैटरी बैकअप। ग्रिड जो यूज किया जाता है वो बैटरी की जगह पे, बैकअप की जगह पे काम किया जाता है। व्हेन पावर जनरेशन ऑफ पीवी सिस्टम इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट से मतलब समझ में आ रही है क्या बात है? जब मान लो हमें पावर की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो ये जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, बैकअप क्या कर लेता है, पावर ग्रिड से ले लेता है। अगर पीवी जो है उतना हमें आउटपुट नहीं दे रहा है सपोज, जितनी हमें जरूरत है, तो क्या होगा उस केस में ये पोल से सप्लाई ले लेगा। जैसे मान लो सपोज आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, बता चुका हूं मैं, समझ में आ रहा है अभिषेक? 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगाया है, आपका पीवी जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो 3 किलोवाट नहीं बना के दे रहा है। कितना दे रहा है? 2 किलोवाट दे रहा है। जो भी है, बारिश हो रही है, बादल आ गए हैं, जो भी है, उस केस में क्या होगा है? उस समय वो 1 किलोवाट जो कम पड़ रहा था वो ग्रिड से ले लेगा, बंद नहीं होने देगा सिस्टम को। तो ये बात इसकी एक खासियत है। ठीक है, ग्रिड आर यूज एज अ बैटरी बैकअप की तरह यूज किया जाता है, मतलब बैटरी की जगह पे यूज किया जाता है। व्हेन द पावर जनरेट इनसफिशिएंट होता है, दीज इन्वर्टर आल्सो हैव इनबिल्ट MPPT होता है, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर भी होता है, टू ट्रैक मैक्सिमम पावर ऑफ द पीवी एरे, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले सके, पावर जनरेट कर सके। बेसिकली इसका काम होता है पावर जनरेट करना। व्हेन द सन इज सनशाइन, जब पूरी रोशनी है
है, तो पीवी एरे जनरेटिंग मोर पावर देन यूजेस, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जनरेशन कर रहा है सपोज, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर होगा आफ्टर मीटिंग द लोड इज सप्लाई टू द ग्रिड। अब क्या हो रहा है, ग्रिड को दे देगा, ग्रिड को दे देगा। अगर मान लिया आपने लगवाया है, आपने एक किलोवाट आपका बच रहा है, उससे जितनी यूनिट आपकी बढ़ेंगी वो यूनिट कहाँ चली जाएंगी, ग्रिड को चली जाएंगी, वो माइनस हो जाएगा, वो आपका माइनस हो जाएंगे उतनी यूनिट, ठीक है। सप्लाई टू द ग्रिड, यही इसीलिए इसने चीज बोली है। इफ सोलर पीवी सोलर सिस्टम लेस देन द लोड रिक्वायरमेंट देन सम पावर सिस्टम इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड। अब क्या कह रहा है, इफ सोलर पीवी पावर लेस है, अगर कम है तो क्या करेगा, ग्रिड से ले लेगा, वाइस वर्सा होता है इसके अंदर, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसमें कमी होगी तो ले लेगा, ज्यादा होगा इसीलिए इसमें नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया जाता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब द ग्रिड टाई इन्वर्टर्स आर सेट इन सच अ वे, इस तरह से यूज किया जाता है, टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन द पावर लॉसेस अगर होते हैं या प्रोडक्शन की वजह से कोई यानी कुछ हार्मफुल ऐसी चीजें होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक पावर ये बंद हो जाता है सिस्टम, ठीक। एक तो ये हो गया इसके अंदर। Thus in such a time इस टाइम में these inverter do not supply emergency power, कोई आपको पावर नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल लाइट चली जाती है वैसे घरों में अंधेरा हो जाएगा, लाइट चली जाएगी। उसके बाद होम विच आर पावर्ड बाय यूटिलिटी ग्रिड शुड ग्रिड यूटिलाइज ग्रिड टाई अप इन्वर्टर गेट बेनिफिट नेट मीटरिंग। इसमें नेट मीटरिंग का फंडा यूज होता है, बेनिफिट मिल जाता है आपको। नेट मीटर क्या करता है, जितना पावर बन रहा है, जितना यूज हो रहा है उसको पूरा मॉनिटर करता है, कैलकुलेट करता है, और प्रॉपर हमें बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, दोनों तरफ से मतलब काम करेगा, दोनों तरफ से काम करता है। ये आता भी, इससे पावर, इसके थ्रू पावर आती भी है, इसके पावर थ्रू जाती भी है, ठीक है। ग्रिड पे पावर जा भी रही है, इसी के कितना जा रही है ये भी देखता है, कितनी पावर ये आप ले रहे हैं ये भी देख रहा है, दोनों चीजें ये कैलकुलेट करता है। ग्रिड टाई इन्वर्टर नीड एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन इसके अंदर होता है। अब तो आपको आइलैंडिंग वाला फंडा समझ में आ गया, एंटी आइलैंड, आइलैंड समझ रहे ना, एक आइलैंड टापू है, तो एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ इन देयर सिस्टम के अंदर होता है। क्यों होता है मैंने अभी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अगर आएगी तो आगे फिर समझा दूंगा। इन फॉलोइंग इमेज, अगर आप इस इमेज के अकॉर्डिंग सिस्टम की देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सोलर पैनल से हमारी चार्ज कंट्रोलर है, इसमें बैटरी कहीं भी यूज नहीं हो रही है। और चार्ज कंट्रोलर का काम ये होता है कि वो प्रॉपर डीसी हमें प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम डीसी प्रोवाइड करता है, प्रॉपर डीसी मैक्सिमम देता है, ठीक है। वैसे जो आपको सिस्टम बने होते हैं उसमें इनबिल्ट होता है चार्ज कंट्रोलर, और अलग अलग नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको पूरा एक सिस्टम मिलता है, हाँ, उसी के अंदर इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर और जो इन्वर्टर आपको एक ही सिस्टम में मिलेगा। यहाँ समझाने के लिए ब्लॉक डायग्राम है, आपको बताने के लिए कि चार्ज कंट्रोलर है, इससे अगर बैटरी नहीं है, यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम है तो बैटरी यहाँ पे नहीं लगी है, बाकी इन्वर्टर से सारा काम हो रहा है, घर की सप्लाई है, तो मीटर से जो पोल से सप्लाई आ रही है वहां पे देखो 2 मीटर लगे हुए हैं, एक जो आ रही है और एक दूसरा जा रहा है, दोनों बाई फेशियल, यहाँ पे डायरेक्शन जो आपको दे रखा है वो बाई डायरेक्शन का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बैकअप, बैटरी बैकअप ग्रिड टाई इन्वर्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं, ठीक है भाई, हाइब्रिड भी कहते हैं। इसमें देखो बैटरी बैकअप भी आ गया है और ग्रिड का भी नाम आ गया, दोनों का नाम आ गया है। जहां पे एक से ज्यादा का नाम आ जाए पावर एनर्जी रिसोर्सेज का, वो हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो अब इस सिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ग्रिड टाई इन्वर्टर्स आल्सो हैव बैटरी बैकअप लाइक स्टैंड अलोन इन्वर्टर की तरह इसके अंदर भी बैटरी बैकअप होता है। तो बैटरी बैकअप इन्वर्टर्स जो होते हैं आर डिजाइन टू ड्रॉ द एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। अब बैटरी बैकअप क्या करता है, वो बैकअप कहां से लेता है, इन्वर्टर बैटरी बैकअप लेता है कहां से, मतलब बैटरी से लेता है एक्चुअली देखा जाए तो, और रेगुलेट
रेगुलेट करता है उसको, मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कन्वर्ट करता है, रेगुलेट करता है, मतलब प्रॉपर स्मूथ करता है उसको। देन विद दिस ऑनबोर्ड चार्जिंग, ठीक है, उस चार्जर के द्वारा दे सप्लाई द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द यूटिलिटी ग्रिड। क्या करता है? दे सप्लाई करता है एक्स्ट्रा एनर्जी टू द यूटिलिटी ग्रिड को देता है एक्स्ट्रा सप्लाई। दीज इन्वर्टर्स कैन प्रोवाइड AC पावर टू चूज एन एरिया वेयर द एनर्जी इज नीडेड एट द टाइम ऑफ द पावर इंटरप्शन। यहाँ पे पावर जैसे मान लो नहीं है, लाइट चली गई है, ठीक है, उस केस में आपका ये काम आएगा। अब यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दे नीड टू इंस्टॉल एंटी हाइलाइटिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्टेड है तो वहां पे जरूरी हो जाता है। ये जो प्रोटेक्शन है, सेफ्टी फीचर है, ये जरूरी हो जाता है। आप बैटरी बैकअप ग्रिड टाई इन्वर्टर शोज इन, अगर आप फिगर में देखें तो आपको इस तरह से दिख रहा है कि चार्ज कंट्रोलर लगे हुए, चार्ज कंट्रोलर से बैटरी कनेक्ट है, बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट है, इन्वर्टर हमारा ग्रिड से कनेक्ट है, और हाउस हमारा सप्लाई मिल रही है। कहाँ से सप्लाई मिल रही है? इन्वर्टर के द्वारा मिल रही है। इन्वर्टर को दो तरफ से सप्लाई मिल रही है, बैटरी से भी और ग्रिड से भी। ये हाइब्रिड हो गया ना सर? ये हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड जो हम लोग ने सोलर PV सिस्टम पढ़े हैं 3 टाइप के, वो है, ठीक है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इन्वर्टर को भी उसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बस नाम बदल दिया है। और इन्वर्टर है तो इन्वर्टर भी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चूज किया जाता है। जब जैसे मान लो आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हो, ऑन ग्रिड सिस्टम, सबसे पहले आपको ऑन ग्रिड लगवाना या ऑफ ग्रिड लगवाना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। लगवाएंगे लोग तो ऑफ ग्रिड लगवाएंगे तो उसके लिए इन्वर्टर दूसरा आएगा, ऑफ ग्रिड टाइप का आएगा। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो ऑन ग्रिड वाला इन्वर्टर लगेगा। क्लियर है? और अगर हाइब्रिड ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड के इन्वर्टर पे क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस बस यही है कि देखो उसमें एक प्रॉपर डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग वाला सिस्टम है, उसमें नेट मीटरिंग का फंडा यूज हो रहा है, और लेकिन हमारे स्टैंड अलोन में नहीं यूज हो रहा है, तो ये एक एडिशनल फीचर आ जाएगा इन्वर्टर के अंदर, तो उससे कुछ फीचर बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सपोज आप बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से समझो, एक बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की तरह समझो, आप जैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना है तो आपने क्या किया, इन्वर्टर जो आप लोग एक सिंपल इन्वर्टर मिलेगा आपको, उसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं होगा, पहली चीज तो, ठीक है, नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। नेट नॉर्मल घर में यूज होता है वही इन्वर्टर में भी बस वही आप यूज कर सकते हो, उसमें नेट मीटरिंग का सिस्टम यूज नहीं होगा। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम होंगे उसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन होगा। ये सबसे बड़ा इसमें फीचर है, आइलैंडिंग फीचर। हाँ, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि आइलैंडिंग वाला हो गया, सेफ्टी इंटरनली चीजें हैं, ये आपको मतलब टेक्निकली चीज आप समझ सकते हो, नॉन टेक्निकल बंदा नहीं समझेगा। आप समझ लो, आप लोग टेक्निकल हो, आप लोग समझ लोगे, आप लोग को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बंदा उसको तो क्या पता, उसको खाली कहेगा हमें भैया ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहिए, लेकिन आपको तो पता है ना ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये तो आपको पता है, इंजीनियर हो आप लोग। अब बात समझ में आई मेरी? उसके अंदर पहली चीज तो नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि उसके अंदर आइलैंडिंग फीचर्स नहीं होंगे, और हो सकता है एक आध पॉइंट्स हो जो कि हम कवर ना कर रहे हो उसके अंदर हो सकता फीचर्स, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलिए इसका, क्योंकि देखो उसमें बहुत बड़ी चीज है, इसमें आप समझ रहे हो, उसमें स्विचिंग वाला भी तो ऑप्शन है ना, स्विचिंग होगी, स्विचिंग होगी कि मान लो अगर ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही तो ये सप्लाई भी बंद हो जानी चाहिए, तो वो आइलैंडिंग के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो इसके अंदर इनबिल्ट फीचर होगा। तो इन्वर्टर खोले तो इन्वर्टर थोड़ा महंगा भी, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल, ठीक है। जो ऑफ ग्रिड होंगे वो नॉर्मल से होंगे, उसमें कुछ नहीं, उसका काम खाली इतना है कि वो AC को DC में चेंज करके आपको दे देगा, चाहे वो लेमिनस का हो, चाहे वो टाटा का हो, चाहे किसी का हो। जो लोग लगवाते हैं जैसे 3 लाख कितने का, वो सब देखो होता ही है, जैसे मान लो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, पर किलोवाट चल रहा है 60,000 रुपए पर किलोवाट चल रहा है मार्केट, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो 3 किलोवाट के हिसाब से हो गया
80,000, 1,80,000 रुपए का आपको पूरा सिस्टम सब मिला के 1,80,000 रुपए हो गए सपोज, तो वो आपको देना है, पहले अपनी जेब से आपको देना है, फाइनेंस कराइए चाहे जो कराइए व्हाटएवर, वो कंपनी पूरा ले लेगी। फिर जो ऑन ग्रेड सिस्टम है उस पे आपको वो मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, कितना 1 लाख, हाँ सेंट्रल की और स्टेट की 1,08,000 रुपए, समझ रहे इस तरह से। तो वो जो आपको सिर्फ जो पड़ेगा वो 72,000 या 80,000 रुपए आपको खाली एक्स्ट्रा पड़ेंगे, जो देने पड़ेंगे। 1 लाख तो आपको पूरा मिल गया, सब इंक्लूड है विद कनेक्शन विद नेट मीटरिंग सब करके देंगे सब। हाँ पूरा उसी में इंक्लूड है। अलग अलग लोगों तो महंगा पड़ेगा, वो पैकेज तुम्हारा सस्ता है, जो कंपनी लगाएगी वो और प्रॉपर आके लगा के जाएगा, प्रॉपर पूरा गारंटी वारंटी सब रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, कोई है ना, कोई दिक्कत आएगी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब एफिशिएंसी की बात करें, ये एफिशिएंसी हम लोग ने नहीं पढ़ी थी शायद, एफिशिएंसी ऑफ द इन्वर्टर। तो अगर इसकी बात करें तो द कॉम्पिटेंस ऑफ द इन्वर्टर टिपिकली ड्रामेटेड बाय द डिजाइन ऑपरेटेड पावर इन जनरल। एफिशिएंसी ऑफ द इन्वर्टर रेंज फ्रॉम, जैसे पार्शियल लोड है, लोड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 2 तरह के लोड है, 80 से 95 और 90 से 96, इस तरह से है। तो अब अगर देखा जाए इसके आगे की बात, इन द पीवी सिस्टम के अंदर क्या होता है, द साइज ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, द साइज ऑफ ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के अंदर कैलकुलेशन यूजिंग एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वर्टर एज वेल एज ओवरलोड कैपेबिलिटी। मतलब इस पीवी सिस्टम के अंदर जो साइज जो होता है ग्रिड टाइप का इन्वर्टर जो होता है, वो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी को कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा, ठीक है, कि उसमें कितना ओवरलोड कैपेसिटी है, ठीक है। आइडियल सिस्टम परफॉर्मेंस अचीव बाय यूजिंग द इन्वर्टर, दे हैव रेटिंग 70-90 डिग्री 90% नॉमिनल रेटिंग ऑफ द सोलर पीवी डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वर्टर एंड क्लाइमेट इन्वॉल्व। अच्छा ठीक है, अब इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं? जो आइडियल सिस्टम है, आइडियल का मतलब एक आदर्श, आइडियल का मतलब एक बिल्कुल नहीं, आइडियल का मतलब एकदम परफेक्ट सिस्टम, आदर्श जिसमें कुछ कोई कमी ना आए, उसके मुताबिक देखा जाए तो दे अचीव बाय यूजिंग द इन्वर्टर दैट रेंज 70 से 90% होता है। आइडियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनल रेटिंग ऑफ द पीवी सिस्टम दैट डिपेंड, जो रेटिंग होती है सोलर पीवी फोटोवोल्टिक एरे की, वो डिपेंड करती है परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वर्टर की और क्लाइमेट पे, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। बात समझ में आई? यहाँ पे जो आपको एफिशिएंसी की बात जो चल रही है, यहाँ पे एफिशिएंसी 2 तरह पे डिपेंड कर रही है। एक तो सोलर पीवी आपका किस तरह का है, पॉली है या मोनो है, वो 2 ही यूज होते हैं, पॉली या मोनो, और बाइफेशियल तो दोनों ही है, बाइफेशियल तो यूज कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस इन्वर्टर के ऊपर, कि इन्वर्टर आपका किस तरह का है, एमपीपीटी है या जो भी एमपीएमडब्ल्यू है, उसके अंदर है या नहीं वो फीचर, प्लस उसका क्लाउड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों की पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी। अब जैसे ग्रिड जो होती है, फॉर ग्रिड टाई ऑपरेशन के इन्वर्टर होते हैं, मैच द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म ऑन ग्रिड्स। अच्छा, इससे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, उसका क्या होता है, मैच द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं कंसिडरिंग लाइक आउटपुट ऑफ द वोल्टेज और करंट और फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ मैच कराना पड़ता है आपको। ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया है यहाँ पे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में एक ये भी डिफरेंस होता है, पॉइंट होता है। आपने पूछा था ना अभी, पॉइंट धीरे धीरे क्लियर होंगे। एक ये भी पॉइंट है कि जो पोल से फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम मैच कराता है, उसको मैच कराना जरूरी है, उसमें लगा होता है सर, क्योंकि वो सारा सीधे अप्लायंसेस पे जा रहा है। अगर वो मिसमैच होंगे तो दिक्कत आ सकती है। एक ये भी पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर कवर हो रहा है।
ऑन ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रिड टाइप है, यहाँ पे लिखा है देखो ग्रिड टाइप है ना। और दूसरा क्या है, अवॉइड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइजेस जो भी हवा दैट में हिडर, जैसे टीवी या रेडियो रिसेप्शन पर जो नॉइजेस आती है, आपने देखा होगा कभी कभी, वो नॉइजेस को भी अवॉइड करता है, उसका भी प्रोटेक्शन को अवॉइड करता है। दे टर्न ऑफ ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर, अगर ग्रिड फेलियर हो जाता है तो बंद हो जाता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ इंजीनियर, की सेफ्टी के लिए, प्रेजेंट टू द रिपेयर द ग्रिड। ये सब फीचर होते हैं एक तरह से देखा जाए ऑन ग्रिड सिस्टम के या ऑन ग्रिड इन्वर्टर के। क्लियर है यहाँ तक के? इफिशियंसी की बात अगर देखो आए ना, तो आप इफिशियंसी के बारे में बता ये सकते हैं। देखिए आइडियल कंडीशन है, मैं फिर से थोड़ा सा आपको इस पर कवर कर रहा हूँ। जो आइडियल कंडीशन है वो 70 से 90 नॉमिनल है, ठीक है। हाँ, लेकिन उस केस में डिपेंड करता है ये किस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, इन्वर्टर है और सोलर पैनल है। पार्शली अगर लोड है तो 80 से 95, ठीक है, और फुल लोड पे 90 से 96 इस तरह का लोड मतलब इफिशियंसी का रहता है, ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ जो है फॉर्मूले बेस्ड है, कैसे निकालेंगे आप लोग बता सकते हैं? नहीं, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर निकाल लेंगे, P इक्वल टू VI, ठीक है। कितना हो गया? 150 हो गया, यहाँ पे 150 आ गया आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट करंट तो आउटपुट पावर 40 इंटू 3 120 वोल्ट, 120 वाट हो गया। अब लॉस है, इनपुट में से आउटपुट माइनस हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इफिशियंसी अपॉन में आ जाएगा उनका डिफरेंस इनटू 100, वो उसकी इफिशियंसी आ गई। करके चाहो तो देख लेना, ठीक है, करिएगा, लेकिन बता दिया है, ठीक है। इफिशियंसी का क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो जो आउटपुट है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर अपॉन में आ जाएगा इनटू 100, वो उसकी इफिशियंसी आ जाएगी। चाहो तो एक करके देख लो, कर लो एक बार, इसको कंप्लीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, वोल्टेज। इनपुट की बात है, देखिए बेटा इनपुट की पहले P इज इक्वल टू होता है हमारा VI, ठीक है। P इज इक्वल टू VI हो गया। B 50 है इंटू I 3 है, तो ये हो गया, आपको मिल गया 150 वाट आउटपुट, इनपुट है पावर, ठीक, ये इनपुट हो गया। अब आउटपुट की बात कर लें, P इज इक्वल टू VI हो गया, कितना है 40 इंटू करंट है P हो गया 120 वाट। तो जो डिफरेंस आएगा वो जो, हाँ, आउटपुट में से इनपुट में से आउटपुट माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस? 30 वाट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। और इफिशियंसी अगर हम बात करें, इफिशियंसी N से होती है, तो आउटपुट पावर हमारा है 120 अपॉन 150 इंटू 100, कैलकुलेट कर लो। आउटपुट अपॉन इनपुट है ना, हाँ 120 और 100। देखिए जरा 12/15 करके देखिए, इंटू 100 कर दिएगा, सही करो। 12 ये खाली इतना करो, 12/15 80
डिवाइडेड बाई आ रहा है 80%। एक मिनट पहले ये बताओ ये कितना आ रहा है, खाली 12-15 बताओ मुझे खाली। 0.8 0.8 हाँ तो बस ठीक है, इंटू 100 कर दोगे तो 80 आ जाएगा। 80% आपको आउटपुट एफिशिएंसी मिल रही है, मतलब ये है इसका पूरा, ठीक है प्रॉपर। दूसरा वाला भी कर लेना, तो मुझे ये आपके सामने कर देना है। कर लो। जितना हमने इनपुट दिया था आउटपुट हमारा 120 बचा, हाँ तो ठीक है, लगभग 80% आ रहा है, सही है। सही है, निकाल दिया। अब जैसे मान लो आपको पावर दे रखा है, हाँ, तो इसमें अब आपको निकालना है वोल्टेज। P बराबर तो VI 300 डिवाइडेड बाई बटा कर दो 3, यानी कि 100 आ गया वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज 100 आ गया है। हाँ, V बराबर 3, हाँ। चलिए करते हैं हम आपके साथ। 100 आ गया। वोल्टेज 100 आ गया। वोल्टेज 100 है और इसमें वोल्टेज निकालना है। 3 दिया पावर दिया है ना, जो वोल्टेज पूछ रहा है आउटपुट वोल्टेज 190 P इक्वल टू VI होता है, ये निकालना है, इसमें है वो I निकालना है, तो I निकालना है, P अपॉन V हो गया। P उन्होंने दे रखा है 300, समझ में आ रहा अभिषेक? हाँ ऐसे सबके लिए है, जैसे हाँ मतलब आप भी इसमें शामिल है। वोल्टेज निकालना है, अरे कितना दिया? वोल्टेज निकाला था 100 तो क्या तो 100 आ गया, 100 वोल्ट है ना। ये वाला मेरे ख्याल से 76.6 होगा। और वो 7.7। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमें वोल्टेज निकालना है। 76 हो गया, P अपॉन I हो गया। P कितना है? 230। 76.6 3 है खाली, जी सर 3 है। 76.67 कर दिया। कितना आ रहा है ये? 7.6 76.67। ये वोल्ट हो गया है ना। तो अब 100 में से माइनस कर लो, कितना आ रहा है? इनपुट जितना दिया था आउटपुट में है ना, वो डिफरेंस निकल आया, बाकी एफिशिएंसी निकाल लो। आ जाएगा। इफिशिएंसी फार्मूला क्या था? किसका बेटा? इफिशिएंसी की एफिशिएंसी के लिए हाँ, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आउटपुट अपॉन इनपुट इनपुट इनटू 100, 100 ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। 70 आया वाट ये हो गया है, और जो है उसके बाद की एफिशिएंसी ये तो 30% का खाली लॉस हो रहा है इसमें, लगभग 30 क्या मतलब 24% का। 23.4 हाँ वही, ठीक है, हमने राउंड फिगर बताया, 24 बताया आपको। अब यहाँ पे एफिशिएंसी भी चेक कर लो कितनी आ रही है। एफिशिएंसी कहाँ चलता है? आउटपुट आ रहा है 76.6 डिवाइडेड बाई 100, 0.23 फ्रीक्वेंसी आउटपुट कितना है? और इनटू 100 कर देना।